मीनिंग, क्योंकि हम इकोनॉमिक का मीनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका मीनिंग है स्टडी ऑफ मनी। और नॉट ओनली स्टडी ऑफ मनी, स्टडी ऑफ स्कैर, हाउ टू यूज स्कैर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। कैसे हम जो हमारे पास स्कैरसिटी है, कमी है जिन रिसोर्सेस की, उनको हम कैसे यूज करें अल्टरनेटिव वेज में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अटेन डिजायर ऑब्जेक्टिव। आफ्टर 10th आप लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंक में जॉब करना है। तो आप अभी से ये प्लानिंग करेंगे कि एक पहली बात कि 10th में हमें स्कोर अच्छे आए। स्कोर अच्छे आने के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। मैथ साइंस करना है, इंजीनियर बनना है तो मैथ साइंस करना है, डॉक्टर बनना है तो मैथ्स सॉरी बायो विथ साइंस करना है। और यदि बैंक में जॉब करना है तो भी आपके जो भी स्ट्रीम्स है जिसमें भी आपको जॉब करना है, वो आपको सब्जेक्ट्स चूज करने रहेंगे। और जब आप वो सब्जेक्ट चूज करते हैं, मतलब आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, ताकि आपने अपना जो ऑब्जेक्टिव, आपने जो अपना एम बना के रखा है, उसको आप पा सके। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग अबाउट फ्यूचर कोर्स of action to attain desired objective. Doing things without planning can be lead to waste of money and energy. यदि आप प्लानिंग के बिना कोई काम करते हैं तो वो एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू मेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे यूज करना, उनका उनके डिसीजंस लेना, वो क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग। Economic planning is a term used to describe the long-term plans of government to coordinate and develop the economy. बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज स्टार्टेड in 1950 is necessary for economic development and economic growth. 1950 में हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता हुई। क्यों हुई? क्योंकि 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था ब्रिटिशर्स के अंडर में। और ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे नियम बना के रखे थे जो हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने किस तरीके से इंडस्ट्री लेवल पर भी, एग्रीकल्चर लेवल पर भी, कि रॉ मटेरियल हमसे ही परचेज कम कॉस्ट में करते थे, और जो फिनिश गुड है वो हमको ज्यादा दामों में बेचकर हमसे पैसा ज्यादा ले लेते थे, जिससे हमारी इकोनॉमिक बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। कर्ज में भी हम ज्यादा जो यहाँ के फार्मर्स थे वो भी बहुत ज्यादा कर्जे में डूब चुके थे। यहाँ का जो पैसा था वो ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स बाहर अपने देश को भेज रहे थे। जैसे मैंने एक हिस्ट्री में भी आपको अभी चैप्टर पढ़ाया था जिसमें ट्रेड का मीनिंग बताया था कि ट्रेड क्या है। तो उनकी नज़र में उन्होंने जो ट्रेड के एक लेटर पे साइन करवाया था कि हम यहाँ पर ट्रेड करने आएंगे, लेकिन ट्रेड का उनकी नज़र में जो मीनिंग था वो था लूटपाट करना, और हमारी नज़र में एक तरह से ट्रेड का मीनिंग होता है व्यापार। लेकिन लूटपाट करने का उनको जैसे उन्होंने ट्रेड का मीनिंग एक्चुअल ना बताते हुए उन्होंने सिग्नेचर करवा ली थी कि हम ट्रेड करने आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दी थी। और शुरुआत में ही 900 जहाज जो है सोने के भर भर के इन्होंने इंडिया के बाहर भेजे थे। और इसी तरीके से जब तक कि इन्होंने इतना भारत नहीं छोड़ा था, तब तक उन्होंने बहुत सा इंडिया में जो प्रीशियस स्टोन थे और जितनी भी प्रीशियस थिंग्स थी, वो इंडिया के बाहर उन्होंने अपने देश को ले गए थे। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। और उसी को ग्रोथ में लाना, उसी को विकास में लाना, ये इकोनॉमिक प्लानिंग का एक एम था। इंडिया का एक एम्स बनाया गया था उस समय 1950 में, और फिर इकोनॉमिक प्लानिंग
किए गए। तो वो क्या प्लानिंग किए गए ये हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता भी क्यों पड़ी हमें। तो मैंने जैसे अभी बताया कि बहुत ज़्यादा कंडीशंस जो है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी। दैट मीन्स मेस पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और पॉवर्टी के बढ़ने का एक ही कारण था कि जितने भी वहाँ के पर्सन है, यहाँ के जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब कि एक एक व्यक्ति की इनकम बहुत कम हो चुकी थी। हाई रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, पढ़े लिखे तो यहाँ इंडिया में बहुत कम थे उस समय, मतलब कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो था। फिर है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंडिया में उस समय ना के बराबर ही मानी जाती थी। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय पार्टीशन ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम दोनों ही, पार्टीशन जब हुआ था इंडिया का, भारत दो भागों में बटा था, पाकिस्तान और भारत के नाम से दो पार्टीशन के में बढ़ गया था भारत, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो इसके इन्हीं कारणों के कारण इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर है एक रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पर बताए गए हैं कि कितने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 बना है, सेकंड 5 ईयर प्लान 56 टू 61। इस तरीके से 11th 5 ईयर प्लान यहाँ पर बताए गए हैं, जिनके ईयर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज बेस्ड in part of planning through its 5 year plans, which are developed, executed and monitored by planning commission. planning commission हर बार एक पंचवर्षीय योजना, जिसको हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना करते हैं, या 5 ईयर प्लान बताते हैं, उनको किस तरीके से डेवलप करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये प्लानिंग कमीशन द्वारा बताए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट कि 11th 5 ईयर प्लान, जो हमारा 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है, उनका टारगेट क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट है, पहला इनकम एंड पॉवर्टी। सबसे पहले हम इनकम को ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा हो सके, पर कैपिटा इनकम हमें बढ़ानी है। 8% टू 10% जीडीपी जो है उसकी 8% टू 10% करना हो। 10% होने के बाद उसको मेंटेन करके चलना है, ताकि पर कैपिटा इनकम डबल हो जाए। इंक्रीज एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ रेट टू 4% पर ईयर, 4% की दर से हमें हर साल एग्रीकल्चर के द्वारा जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसे बढ़ाना है। रिड्यूस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट टू बिलो 5%, जितने भी अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि जो लिटरेट पर्सन है लेकिन बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगारी है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार है वो अभी तक, उनके रेट को भी रिड्यूस करना है। और जितने भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको, उनकी रियल वेज जो भी उनको मजदूरी मिलती है, उन मजदूरी के हिसाब से उनको 20% हर बार बढ़ाना है। फिर है एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एलिमेंट्री स्कूल में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी न किसी के किसी वजह से। तो ऐसे जो 52% बच्चे हैं जो कि अपना ड्रॉप आउट कर देते हैं अपनी पढ़ाई को, तो उन्हें बढ़ाना, उनको भी कम करनी है, उस रेट को भी हमें कम करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लिटरेट हो पाए। इनके इंक्रीज लिटरेसी रेट फॉर पर्सन ऑफ एज 7 years और मोर टू 85%। लिटरेसी रेट को पर्सन के हिसाब से 10-7 साल के बच्चे को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का एक अभियान चलाया है, जिसमें शिक्षा अभियान नाम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचा गया है, जिसमें हमने 7 साल के बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ाने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज जो है अवेलेबल करवाई है। लोअर जेंडर गैप इन लिटरेसी टू 10 परसेंटेज पॉइंट, जो लोअर जेंडर गैप है, जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लड़कों को पढ़ाना है, तो इसमें भी
जो जेंडर गैप है या फिर जो परसेंटेज है उसको भी रिड्यूस करना है। Environment, increase forest and tree covered by 5 percentage point। जितना भी ट्रीज और डेवलपमेंट के कारण जो पेड़ काटे गए हैं या जंगल के जंगल काटे गए हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने एक अभियान भी चलाया है जिसमें अभियान के तहत एक प्लानिंग भी की गई है जिसमें वन चाइल्ड वन ट्री। तो हर स्कूल और कॉलेजों में एक एक पौधा लगाने के लिए एक पौधा भी डोनेट किया जाता है जिससे हर बच्चा पौधा लगाने के लिए हैबिचुअल हो जाए। Attain WHO standard of air quality in all major cities by 2011 to 12। WHO के द्वारा जो स्टैंडर्ड एक इंडेक्स रखे गए हैं कि एयर क्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए। तो एयर क्वालिटी के लिए जो स्टैंडर्ड WHO द्वारा रखे गए हैं वो यहाँ पर अगर पेड़ लगाए जाते हैं तो वो एयर क्वालिटी भी सेम रह सकती है, वो स्टैंडर्ड के थ्रू रह सकती है। ट्रीट ऑल अर्बन वेस्ट वाटर बाय 2011 to 12 to clean river waters। जो शहरों का जो गंदा पानी है वेस्ट वाटर है वो पूरा नदियों में जाता है। तो उन नदियों में जो पानी जाता है उसको भी ट्रीट करना, क्लीन करना। फिर है इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी बाय 20 परसेंटेज पॉइंट बाय 2016 to 17। 2016 to 17 में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी जो इक्विपमेंट्स जिससे मैं टाइडल एनर्जी या सोलर एनर्जी के बारे में जो बताया गया है उसको भी इंक्रीज करना, उनके भी इक्विपमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसमें भी भारत की सरकार के द्वारा जितने भी गवर्नमेंट है उनकी स्कीम्स बनाई गई है जिससे वुमेन्स को और गर्ल चिल्ड्रन को ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल सके, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। Ensure that all children enjoy a safe childhood without any compulsion to work। जितने भी बच्चे हैं वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, एक बचपन को अच्छे से जी सके, एंजॉय कर सके अपनी लाइफ में। सक्सेस ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई है 11th ईयर्स में जो टारगेट रखे हुए थे उनमें सक्सेस ऑफ पॉइंट कौन कौन से हैं कि इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। अगर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट ज़्यादा हुआ है। डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा हुआ है। जो मैनुअली पहले जो बहुत सारे लेबर्स रहते थे और पकी हुई फसल को हाथ से काटते थे, अब वैसा ना होते हुए थ्रेशर मशीन और बहुत सारे से इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिससे इजीली पकी हुई जो फसल है वो इजीली कट जाती है और कुछ ही समय में कट जाती है। जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो पानी के लिए भी पूरी तरीके से रेन वाटर पर निर्भर नहीं है। बहुत से इक्विपमेंट्स उसमें भी लगाए गए हैं जैसे ट्यूबवेल वगैरह है और ऐसे कुछ बड़ी बड़ी पाइपलाइन या बोरिंग मशीन भी यूज की गई है जिससे एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से पानी मिल सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर को बढ़ाया गया है। पावर जनरेशन, अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे एनर्जी को बढ़ाने के लिए टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी या ऐसे बहुत सारे एनर्जीज हैं जिससे पावर को जनरेट किया जा सकता है। इसको भी इसके भी सेक्टर को बढ़ाया गया है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को यहाँ बढ़ाया गया है। प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में भी प्रोग्रेस हुई है। इंक्रीज इन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर को भी बढ़ाया गया है। लेकिन इसमें कुछ शॉर्टकमिंग इकोनॉमिक प्लानिंग भी है कि क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी फेल हुई है। तो जिस तरीके से हमने कहा नेशनल और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है लेकिन जो क्राइटेरिया इकोनॉमिक प्लानिंग में डिसाइड किया गया था कितना परसेंटेज इसे बढ़ना है उसमें उस प्रोग्रेस में यहाँ पे कमी है। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है और इन्हीं को और डेवलप करने के लिए प्लानिंग की जाती है। लेकिन जो झारखंड है या ऐसे बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरिया हैं जिनको अभी तक डेवलपिंग मोड पे भी नहीं ला गया है। तो रीजनल इम्बैलेंस ज़्यादा बना हुआ है। इंक्रीज इन प्राइसेस,
जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनका डे टू डे जो प्राइस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट भी जो रेट बताया गया था कि इतना रेट जो एजुकेटेड पर्सन है उनका रेट कम से कम 20% से कम होना चाहिए, लेकिन वो परसेंटेज भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन द डिसपैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ में भी जो इनकम इंडिया में बताई गई है कि जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी 1.470 एंड ऑस्ट्रेलिया की 11 पॉइंट समथिंग थी, तो वो भी यहाँ पे वो क्राइटेरिया भी नहीं वो क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हुआ है। इंडिया विजन 2020 इन जनवरी 2003 में प्लानिंग कमीशन द्वारा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसका हम नाम दिया गया था इंडिया विजन 2020, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है इसको डेवलप्ड कंट्री में इंक्लूड किया जाना है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि बेरोजगारी हटेगी, पॉवर्टी हटेगी, इलिटरेसी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर से हट जाएगी। थैंक यू।